Hello students, welcome to CR Internet School online classes. Dear student, today we discuss lesson number first, meaning and objectives of accounting part number 5. Dear student, previous वीडियोज़ के अंदर हमने एडवांटेजेस और लिमिटेशन पढ़े थे. Dear student, प्लीज़ मास्क का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइजर मस्ट एंड कीप डिस्टेंस मेंटेन. ओके स्टूडेंट्स, आज हम इस लेसन के लास्ट दो टॉपिक हैं, फिर ये लेसन हमारा कंप्लीटेड हो जाएगा. सबसे पहले क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हम पहले पढ़कर आ रहे थे, आर्ट साइंस के बारे में, रिकॉर्ड, क्लासिफाइंग एट्सेट्रा. बट क्वालिटेटिव गुणात्मक विशेषताएं क्या होनी चाहिए कि रियलिटी, इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा. तो सबसे पहली विशेषता क्या है स्टूडेंट्स? रिलायबिलिटी. रिलायबल क्या मतलब होता है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल रिलायबल हो. एक्चुअल में हमने इसमें दो चीज़ें ध्यान रखें, एक तो फैक्चुअल और एक है वेरीफाइबल. वेरीफाइड, फैक्ट एंड वेरीफाइड, कि हमें जो भी सूचनाएं हैं वो रिलायबिलिटी का हिंदी होता है विश्वसनीयता. देखो, जब तक इन्फॉर्मेशन जो मिली अगर उस पर विश्वास नहीं होगा तो हमारे अकाउंटिंग के जो भी आंकड़े होते हैं वो रिलायबल नहीं माने जाएंगे. तो विश्वसनीयता कब होगी? जब हम कह सकते हैं कि वो फैक्चुअल होंगे. फैक्ट मतलब बिल्कुल तथ्य पर आधारित होंगे, फैक्ट होंगे, कथन बिल्कुल सत्य होगा. और दूसरा वेरीफाइबल, जिसको हम वेरीफाइड कर सकें कि जो आंकड़े दिए हैं वो सही है या गलत है. तो हमारे लिए सबसे पहले उन आंकड़ों के बारे में रिलायबल होगी. जैसे हम सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में पढ़ते हैं, सबसे पहले जैसे हम कैश मीमो बनाते हैं, जैसे नगद माल बेचेंगे तो बिल काट के देते हैं, तो कैश मेमो हुआ, बिल हुआ, ये क्या होने चाहिए? रिलायबल होना चाहिए. परचेज इनवाइस होती है, सेल्स इनवाइस होती है. इनवाइस माने इनवाइस या बिल है जिसे हम बोलते हैं, वो सेल्स का भी होता है, परचेज का भी होता है. माल बेचते भी हैं उधार, खरीदते भी माल उधार है, तो परचेज इनवाइस, सेल्स इनवाइस. जब नगद माल होगा तो उसके लिए कैश मेमो. तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल वेरीफाइबल हो और फैक्चुअल होने चाहिए. तो पहली विशेषता क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? रिलायबिलिटी. ओके स्टूडेंट्स. सेकंड, रिलीवेंस. सेकंड, रिलीवेंस क्या है? रिलीवेंस माने क्या होता है कि एक दूसरे पर आधारित होनी चाहिए. जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होनी चाहिए? मस्ट बी इधर रिलीवेंट, मतलब जरूरी है वो ही रिलीवेंस. इररिलेवेंट जो जरूरी नहीं है. रिलीवेंट का मतलब होता है जो जरूरी हमारे लिए जो चाहिए अकाउंट के अंदर, वो सूचना हमें अवश्य मिलनी चाहिए. यह नहीं है जो इररिलेवेंट है, जो इन्फॉर्मेशन वो अगर हमें मिल रही है तो उसका कोई फायदा नहीं है. तो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को या आपने ध्यान देना है, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल इग्नोरेंस करना है. क्योंकि हम कैपेबल, अगर मेकिंग द डिफरेंस बिटवीन डिसीजन मेकिंग, अगर कोई भी हम निर्णय ले रहे हैं तो रिलेवेंस के आधार पर ये जो आंकड़े हमारे लिए ज़रूरी है, जो तथ्य हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारे रिलेवेंट है, जो हमें चाहिए, उसी आधार पर हम अपने निर्णय ले सकते हैं. अगर इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी तो उसका कोई फायदा नहीं है. थर्ड इंफॉर्मेशन है हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी. देखिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होता है डियर स्टूडेंट? अंडरस्टैंड माने होता है समझना. जो भी सूचनाएं हैं वो समझने योग्य होनी चाहिए. सबसे पहले तो जो अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटेंट है उसको समझ में आनी चाहिए. अकाउंटेंट के बाद जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड की जाएगी तो विभिन्न यूजर्स होते हैं. यूजर माने हमने पहले पढ़ा है कि वो यूजर जिनके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनको जब तक समझ में नहीं आएगी वो आप पर पैसा नहीं लगाएंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर. अब इन्वेस्टर को ही अगर समझ नहीं आएगी तो फिर पैसा कहाँ से लगाएगा? तो हमारे बहुत से यूजर होते हैं, लेंडर्स होते हैं, जो पैसा जब देगा जब इंफॉर्मेशन होगी. एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, पब्लिक, जो भी यूजर हैं, जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्रेडिटर. तो ये यूजर अंडरस्टैंडेबिलिटी, आपकी जो इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग वो उनको समझ में आनी चाहिए. अगर इन्वेस्टर को समझ नहीं आया तो पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा. देखिए, अगर लेंडर आपको लोन कब देगा? जब उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई होगी.
और एम्प्लॉइज वहाँ काम करेगा जब उसको पता है भी प्रॉफिटेबिलिटी है, तभी तो काम होगा। गवर्नमेंट सरकार क्या है, पॉलिसीज़ बनाती है, तो आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना होगा। पब्लिक, क्योंकि पब्लिक कस्टमर है, कस्टमर ही तो माल खरीदती है, तो कस्टमर को पता होनी चाहिए। और क्रेडिटर, लेनदार, उधार माल, देखिए जो लॉन्ग टर्म होता है लेंडर बन जाता है लंबी अवधि के लिए। और क्रेडिटर का मतलब होता है विद इन 1 ईयर में जो आपको उधार माल दे रहा है, क्योंकि वो सप्लायर है। और वो सप्लायर माल जब करेगा जब आपकी शॉर्ट टर्म पोजीशन बहुत अच्छी होती है, तो उनको अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी कंपेयर माने क्या होता है, एक देखो कंपेयर 2 टाइप की होती हैं। ए और बी 2 कंपनीज है, आपस में कंपेयर करें। और एक ए ही कंपनी अपने जितने भी आंकड़े हैं, डेटाज है जो उसे पहले मिल रहे हैं, उनको आसानी से कंपेयर, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर में। अब फ्यूचर में जब जानने के लिए हमें अपने भूतकाल को देखना होगा, करंट ईयर के डेटाज को देखने होंगे, तो कंपेयर जब करेंगे जब हमारे पास होंगे। अब मान लेते 2007 और 2008, तो 2008 में आप हैं, 9 के बारे में कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले 8 और 7 के डेटाज को हम कंपैरिजन करेंगे। फॉर एग्जांपल 2007 में हमारी सेल थी 5 लाख रुपए की, 2008 में बढ़ के होगी 7 लाख रुपए की, तो कंपेयर क्या हुआ, 2 लाख रुपए। इस कंपैरिजन क्या कि वास्तव में बिजनेस एक अच्छी पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ बढ़ रहा है, उसकी सेल निरंतर बढ़ रही है, क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, क्या लागत तो ज़्यादा नहीं लग रही है। तो इस प्रकार से सेल और कॉस्ट के रिगार्डिंग में हम ये कह सकते हैं सेल्स आर इंक्रीजेज डे टू डे, तो बिजनेस एक ऊंचाई की तरफ जा रहा है। तो वो कब पता लगा, कंपेरेबल से पता लगा। अगर एक ही बिजनेस सिमिलर टाइप के कर रहे हैं, तो ए बिजनेस बी बिजनेस से आपस में कंपैरिजन कर सकता है। सेम करने के बाद एक का प्रॉफिट 2 लाख रुपए आ रहा है, दूसरे का 3 लाख, तो रीज़न क्या है कि 1 लाख का डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो वो कोजेस हमें ढूंढने होंगे, और वो कहाँ से पता लगेगा, एट द बेस ऑफ द कंपेरेबिलिटी। नेक्स्ट है फेथफुल प्रेजेंटेशंस। फिफ्थ हमारी करेक्टरिस्टिक है फेथफुल प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन माने विश्वसनीयता से, फेथफुल जिस पे विश्वास करें। हम जब किसी के सामने कोई भी डेटाज प्रेजेंट करें हैं, वो बिल्कुल सही होने चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं जो भी डेटाज व्यूज ऑफ द होती है, क्योंकि फाइनल स्टेटमेंट को शो करती है ट्रू एंड फेयर, साफ सुथरा, कि प्रेजेंट हम ऐसे टाइम में पेश करें किसी के सामने कि उस बंदे को पूरा विश्वास हो जाए कि भी जो आंकड़े तथ्य आ रहे हैं बिल्कुल ट्रू है और फेयर है, क्योंकि उसमें आपकी लिक्विडिटी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, हर चीज़ को देखा जाता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। तो आपने ऐसी पोजीशन या फाइनेंशियल या प्रॉपर्टी लिक्विडिटी को ऐसे प्रस्तुत करना है कि जिसके सामने आप कर रहे हैं, जनता के सामने, इन्वेस्टर के सामने, वो माने कि भाई बिल्कुल ये जो प्रेजेंटेशन है जो बिजनेस की है बिल्कुल एकदम करेक्ट मोड पे है। तो ये सम फीचर्स थी हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है जो एक बिजनेस में होनी ज़रूरी है। लास्ट कंसेप्ट, रोल ऑफ अकाउंटिंग। रोल ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का रोल क्या है। द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस रोल ऑफ अकाउंटिंग। तो रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, आज हम कह सकते हैं कि बिजनेस जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आ रहा है, तो डे टू डे बहुत बदलाव आ रहे हैं, इंक्रीजिंग द मे बी द सोशल डिमांड्स, मांग्स वगैरह बहुत बढ़ रही हैं, और द मे बी इंटरप्राइजेज इज द मे accounting remain may be confused, the may be record in the keeping as well as, so the roles, सबसे पहला रोल है रोल ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज माने होता है भाषा। तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज हो वो बिजनेस के प्रॉपर जिसको समझ सके। हमने जो भी अकाउंट बनाने हैं, जो भी रिपोर्ट और जो स्टेटमेंट बनानी है, वो बिल्कुल एक अकाउंटिंग लैंग्वेज में हो, क्योंकि हमें रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं।
हमें स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं। तो रिपोर्ट और स्टेटमेंट्स कैसे हो, किस लैंग्वेज में हो, अकाउंटिंग में। तो सबसे पहला पॉइंट है लैंग्वेज का, जो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज। सबसे दूसरा पॉइंट है रोल ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड, रोल ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल हिस्ट्री माने इतिहास। हम ये कह सकते हैं कि जो क्रोनोलॉजिक रिकॉर्ड है, हम जो भी हमें जर्नल की एंट्री होगी एक क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं। तो जो आपको इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन है, बुक्स है, वो बिल्कुल एक स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हिस्टोरिकल पीरियड का मतलब है भूतकाल में जो भी आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड को एक सिस्टम से जो रख रहे हैं वो बिल्कुल एक रूल्स और रेगुलेशन पे फॉलो होने चाहिए। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट, रोल ऑफ determining the net profit। अब हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। अब नेट प्रॉफिट को कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो हम कह सकते हैं ट्रू प्रॉफिट और लॉस बिजनेस में। बिल्कुल नेट प्रॉफिट शुद्ध बताना चाहिए, ये नहीं है कि आ कुछ रहे और आप बता कुछ रहे। तो रोल क्या होगा, नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट हमारा बेस है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो उसका मेन रोल अहम होगा। नेक्स्ट, रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल क्या हो, बार बार मैं कह रहा हूं कि एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन उसकी बैलेंस शीट बताती है। बैलेंस शीट में क्या होता है डियर स्टूडेंट, बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एक लायबिलिटी साइड होगी, एक एसेट साइड। लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व होते हैं जिसको पैसे देने हैं, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होते हैं। और एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स होती है, और बैलेंस शीट का जोड़ हमेशा बराबर होता है। तो एसेट्स ज़्यादा बढ़िया होने चाहिए, नहीं कि मांगने वाले, इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल मांगने वाले ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर एक्सटर्नल ज़्यादा मांगने वाले हैं तो आपकी पोजीशन वीक है, अगर आपके पास इंटरनल ज़्यादा है तो आपकी पोजीशन साउंड है। तो आपको रोल क्या होगा, फाइनेंशियल डिटरमाइन करना होगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। नेक्स्ट है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो भी इंफॉर्मेशन है, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, इंफॉर्मेशन अगर टाइम पे होगी, सिस्टमेटिक तरीके से होगी, तो डिसीजन लेने में कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्योंकि इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड मैनेजर को होती है, जो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हैं, प्रिपेयर करेंगे अकाउंट, अगर उनको इंफॉर्मेशन टाइम पे मिलेगी तो वो अकाउंटेंट या मैनेजर अपने निर्णय आसानी से ले सकते हैं। और लास्ट है रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस माने जो सेवाएं प्रदान करते हैं। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हम क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल टू द यूजर्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स। सर्विस जो सेवाएं देंगे आपको प्रोवाइडर, हमें बार बार कह रहे हैं क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव पे कम ध्यान दे रहे हैं, क्वांटिटेटिव का मतलब फाइनेंशियल, पैसों पर हम ज़्यादा कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन को बताना होगा, और सर्विस जो प्रोवाइड करेंगे आपको, देखिए जो भी मैंने कहा कि क्रेडिटर है, लेंडर है, अगर उसको फाइनेंशियल आप क्वांटिटेटिव रूप में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आइदर अगर इंफॉर्मेशन सही नहीं दे रहे हैं आप अच्छी तरह से, उनको सर्विस प्रोवाइड जब नहीं करेंगे अगर क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी सम रोल्स ऑफ द अकाउंटिंग। तो ये लेसन आपका कंप्लीटेड हो गया है। जो भी मैंने हाईलाइट कर रखी है, जो पीडीएफ में भेजूंगा, केवल उन्हीं को आपने राइट डाउन करना है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और जो पीडीएफ में सेंड कर रहा हूं जो स्टूडेंट, उन्हीं को आप फेयर नोटबुक में, बाकी अपनी बुक है और जो मैं पीडीएफ भेज रहा हूं उसको आप केवल आपने रीड करना है, पढ़ना है, राइट एंड लर्न। तो लर्न क्या करना है, जो भी आपने एक बार पढ़ लेना है, और जो भी आप फेयर नोटबुक में उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, और बाकी को एज ए न्यूज़पेपर की तरह अपनी बुक की रीडिंग कर लीजिए। और मैंने कहा कि हाईलाइट जो मैं कर रहा हूँ प्लीज़ उसी को आप राइट डाउन कीजिए। तो राइट डाउन, आज का जो होमवर्क होगा आपका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड रोल ऑफ अकाउंटिंग। ये दो क्वेश्चंस आपने करने होंगे और ये लेसन आपका कंप्लीटेड होगा। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑफ दिस प्लीज कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सअप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।